हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वसूली खाता एवं साझेदारों का पूंजी खाता किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जब वसूली खाता बनता है तब साझेदारों का पूंजी खाता किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या है। दिव्यांश और दिव्यांशी एक फर्म में 1-3 के साझेदार थे। उनका चिट्ठा 31 मार्च 2020 को निम्नानुसार था। मतलब एक फर्म है जिसमें 2 साझेदार है, दिव्यांश और दिव्यांशी। ठीक है, और उनको जो भी लाभ हानि होता है उसको कौन से अनुपात में बांटते हैं, उन लोग 1 और 3 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, और उनका चिट्ठा 31 मार्च 2020 को इस प्रकार था। ठीक है, फिर आगे क्या बोला जा रहा है। उक्त तिथि पर उन्होंने फर्म के विघटन का निश्चय किया। उक्त तिथि मतलब जो 31 मार्च 2020 वाला जो तिथि है ना, उसी तिथि को उन्होंने फर्म का विघटन का निश्चय किया। विघटन मतलब क्या होता है, जब व्यापार को हम समाप्त करने के लिए जब व्यापार को हम हमेशा के लिए समाप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विघटन बोलते हैं। ठीक है, तो जो साझेदार थे उन्होंने 31 मार्च 2020 को क्या सोचा, व्यापार को क्या तय किया, जो व्यापार है उसको हमेशा के लिए क्या करेंगे जी, हम समाप्त करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देनदारों से 15,000 रुपये तथा विविध संपत्तियों से 60,000 रुपये वसूल हुए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो हमारा जितना भी संपत्ति होता है उसको क्या करते हैं, हम विक्रय करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो लेनदार होते हैं उनका क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। फिर जो बच जाता है उसको हम लाभ के रूप में क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने अपने संपत्तियों का विक्रय किया, ठीक है, तो जब उन्होंने अपने व्यापार का विघटन किया तो उस समय उनको देनदारों से कितना प्राप्त हुआ, 15,000 रुपये प्राप्त हुआ। ठीक है, तथा विविध संपत्तियों से 60,000 रुपये वसूले। मतलब जो उनकी अनेक प्रकार की संपत्तियां थी उनका जब उन्होंने विक्रय किया तो उनको कितना प्राप्त हुआ है, 60,000 रुपये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आगे अब हमको क्या बोला जा रहा है, वसूली खाते एवं साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे जी, वसूली खाता बनाएंगे। ठीक है, तो वसूली खाता का प्रारूप क्या होता है। तो वसूली खाता बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या कर देना पड़ेगा, वसूली खाता का शीर्षक देना पड़ेगा। ठीक है, तो वसूली खाता लिखें। फिर उसके बाद हमको वसूली खाता का प्रारूप पता होना चाहिए कि वसूली खाता का प्रारूप क्या होता है। तो वसूली खाता का प्रारूप होता है विवरण राशि। ठीक है, क्या होता है जी, वसूली खाता का प्रारूप विवरण राशि और विवरण राशि। तो जो बायां पक्ष का विवरण राशि होता है वो क्या होता है, विकलन होता है। ठीक है, और जो दायां पक्ष का विवरण और राशि होता है वो क्या होता है, समाकलन होता है। ठीक है, तो जो हमारा वसूली खाता में सबसे पहले क्या आता है पता है, जो हमारे चिट्ठा का जो संपत्ति पक्ष का जो मदें होती है वो वसूली खाता कौन से पक्ष में लिखाता है, विकलन पक्ष में लिखाता है। ठीक है, और जो चिट्ठा का जो दायित्व पक्ष का मद होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, वसूली खाता के समाकलन पक्ष में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो आर्थिक चिट्ठा का जो देनदार और विविध संपत्तियां कौन से पक्ष में है, संपत्ति पक्ष में है। ठीक है, तो इसको हम वसूली खाता कौन से पक्ष में लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है। देनदार से 20,000 रुपये और विविध संपत्तियों से कितना लिखा है, 70,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो दायित्व पक्ष में लेनदार दिया है वो वसूली खाता कौन से पक्ष में जाएगा, समाकलन पक्ष में जाएगा। ठीक है, और ये जो दिव्यांश का ऋण है, पूंजी खाता है, ये सब का एंट्री वसूली खाता के अंतर्गत नहीं होता। ठीक है, तो उसी को लिखा गया है। लेनदार को तो केवल क्या लिखेंगे जी, हम लेनदार को लिखेंगे। ठीक है, तो लेनदार कितना आ गया, 45,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जो हमको नीचे में जो जानकारी मिली है उससे हम क्या करेंगे, संयोजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको जो आर्थिक चिट्ठा के नीचे में संयोजन दिया गया है, ठीक है, उसका क्या करेंगे, वसूली खाता के अंतर्गत संयोजन करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, उक्त तिथि पर उन्होंने फर्म के विघटन का निश्चय किया। देनदारों से 15,000 रुपये तथा विविध संपत्तियों से 60,000 रुपये वसूल हुए। तो जो देनदार और विविध संपत्तियां क्या हुआ है, संयोजन में दिया है, लेकिन इनका लेखा हम पहले से वसूली खाता कौन से पक्ष में कर लिए हैं, विकलन पक्ष में कर लिए हैं। ठीक है, कौन से पक्ष में कर लिए हैं जी, विकलन पक्ष में कर लिए हैं। ठीक है, तो अब इसका संयोजन विकलन पक्ष में नहीं होगा बल्कि कौन से पक्ष में होगा जी, समाकलन पक्ष में होगा। ठीक है, और संयोजन करने से पहले हमको एक शीर्षक देना पड़ेगा, समाकलन पक्ष में रोकड़ खाता को और विकलन पक्ष में क्या देना पड़ेगा, रोकड़ खाता
से देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो उसी को रोकड़ खाता को लिखा गया है। अब देखो देनदारों का कितना है 15,000 रुपये, तो ये 15,000 रुपये और विविध संपत्तियों से कितना प्राप्त हुआ है 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये आ गए, ठीक है। और 15 और 60 को जब आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी 75,000 आएगा, ठीक है। तो ये 75,000 लिखा हुआ है ना। अब हम विकलन पक्ष में क्या समायोजन करेंगे, तो देखो हमेशा याद रखना अगर लेनदार समायोजन में दिया गया है तो लेनदार समायोजन का लिखाएगा, और अन्य यदि आपके समायोजन में लेनदार नहीं दिया है फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेनदार का समायोजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को लिखना है आपको। विकलन पक्ष में क्या लिखाता है रोकड़ खाता से, है ना। और लेनदार आपको कितना दिया है प्रश्न में, आर्थिक चिट्ठा में आपको कितना दिया था लेनदार 45,000 रुपये, तो उसको फिर से इधर समायोजित करना पड़ेगा रोकड़ खाता से 45,000 रुपये, ठीक है। आप समझने के लिए यहाँ लेनदार लिख सकते हो, है ना। तो मतलब आप एक चीज याद रखना, लेनदार का समायोजन राशि दिया हो चाहे मत दिया हो, ठीक है, लेकिन आपको लेनदार का समायोजन करना ही पड़ेगा, और वो भी वसूली खाता कौन से पक्ष में करना पड़ता है, विकलन पक्ष में करना पड़ता है, ठीक है। आया समझ में। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष का योग करेंगे, ठीक है। अब वसूली खाता के अंतर्गत इतना ही मध्य आएंगे, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों पक्ष का योग करना है, फिर उसके बाद क्या निकालना है, शेष निकालना है, ठीक है। तो जैसे देखो लेनदार कितने इधर 45,000 और रोकड़ खाता से जब संयोजन किए तो कितना आया 75,000 रुपये आया, ठीक है। अब हम 45 और 75 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा उसको देखते हैं ना। तो 45,000 और ये क्या है 75,000 रुपये, है ना। अब इसको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 0 का 0 0 का 0 और ये 0 का 0 5 5 कितना हो जाएगा 10 10 की 0 हासिल है 1 हो जाएगा, है ना। और 7 और 4 कितना हो गया 11 11 और 1 कितना हो गया 12 हो गया, है ना। मतलब 1,20,000 रुपया समाकलन में आ रहे हैं ना। अब वैसे हम क्या करेंगे विकलन पक्ष का भी ऐड करेंगे, है ना। तो विकलन पक्ष में कितना आ रहा है, तो विकलन पक्ष में कितना आएगा इसको देखते हैं। देखो ये 70 और 20 कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा। अब 90 में क्या करेंगे 45,000 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी 0 का 0 0 का 0 0 का 0 और 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। फिर 9 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो इधर कितना आ रहा है 1,35,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो देखो समाकलन का कितना है 1,20,000 रुपये और विकलन का कितना है 1,35,000 रुपये, है ना। तो विकलन क्या है ज़्यादा और समाकलन क्या है कम है, तो हम क्या करेंगे जो समाकलन पक्ष है उधर क्या ले जाएंगे जी शेष ले जाएंगे, ठीक है। तो शेष ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम साझेदारों के पूंजी खाता से, ठीक है। सॉरी साझेदारों के पूंजी खाता को लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सभी साझेदार को क्या कर दिए अलग कर दिए, है ना। दिव्यांश के पूंजी खाता को और दिव्यांशी के पूंजी खाता को लिखे, ठीक है। अब हम 1,35,000 में जब 1,20,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जी 15,000 रुपये बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 15,000 रुपये। और जो 15,000 बचेगा ना उसको हम कौन से अनुपात में बांटेंगे 1 और 3 के अनुपात में बांटेंगे, क्योंकि हमको शुरुआत में ही बोला गया था कि 1 और 3 के अनुपात में बांटने के लिए, ठीक है। समझ में आया ना। 1,35,000 में 1,20,000 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15,000 रुपये आएगा। और 15,000 को हम कौन से अनुपात में बांटेंगे 1 और 3 के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। देखो ये 1 और 3 बोला है ना तो इसी अनुपात में बांटेंगे। तो पहला साझेदार कौन था दिव्यांश था, तो दिव्यांश का अनुपात कितना है 1, है ना। तो 15,000 में से दिव्यांश को कितना मिलेगा इसको देखते हैं। 1 बट्टा कितना हो जाएगा 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं जी 4 1 कम 4 4 3 कितना हो जाएगा 12, है ना। तो 3 इसमें आया है ना, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, है ना। अब कितना बच गया हमारा 2 बच गया, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 और 4 शून्य 0, मतलब जो हमारा दिव्यांश है उसको कितना मिलेगा 3,750 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो उसी को लिखा गया है दिव्यांश के पूंजी खाता को 3,750 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद दिव्यांशी का निकालेंगे, ठीक है। तो ये 15,000 रुपये उसका शेष है ना। और दिव्यांशी का अनुपात कितना है 3, तो 3 आ जाएगा। और 3 और 1 को आपस में जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी बटे में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 1 कम 4 4 3 फिर कितना हो जाएगा 12, है ना। और 4 सत्ते 28 3 इसमें आ गया 30 बना, 4 सत्ते 28 2 इसमें आया तो 20 बने, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 और 4 शून्य 0। अभी इसको आपस में क्या कर देना आपको मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो 3 शून्य 0 हो जाएगा, 5 से 15 की 5 हासिल आई 1, है ना। 7 से 21 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 का 2 हासिल आई 2, है ना। और 3 3 9 और 9 2 कितना हो गया 11, तो कितना आ गया 11,250 रुपये आ गया, ठीक है।
तो इसी को लिखा गया है दिव्यांशी के पूंजी खाता को 11,250 रुपये, ठीक है। अब हम जब दोनों पक्ष को जोड़ेंगे 45,75 और ये 3,750 और 11,250 को सभी को आपस में जोड़ेंगे तो इसका भी अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,35,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और इधर का तो 1,35,000 रुपये था ही, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा जो वसूली खाता तो क्या हो गया, बन गया, ठीक है। अब हम वसूली खाता से क्या बनाएंगे, साझेदारों को पूंजी खाता बनाएंगे, ठीक है। अब देखो साझेदारों को पूंजी खाता बनाएंगे, ठीक है। तो साझेदारों को पूंजी खाता का प्रारूप क्या होता है, विवरण और जो दो साझेदार हैं उनके नाम का राशि वाला खाना आएगा, ठीक है, दिव्यांश और दिव्यांशी। फिर आएगा विवरण और राशि, मतलब दिव्यांश और दिव्यांशी का राशि वाला खाना, ठीक है। और जो बाया पक्ष है वो हमारा क्या है, विकलन है, ठीक है। क्या है जी, विकलन। और जो दाया पक्ष है वो क्या है, हमारा समकलन। तो पूंजी खाता में सबसे पहले हमारा किसका लेखा होता है, पूंजी का लेखा होता है ना। तो पूंजी का नाम नहीं आएगा बल्कि उसके जगह में क्या लिखेंगे, शेष लाया गया लिखेंगे, ठीक है। और शेष लाया गया में दिव्यांश का पूंजी कितना था, 10,000 रुपये, और दिव्यांशी का था आर्थिक चिट्ठा के अंतर्गत 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। फिर जब हम वसूली खाता बनाए थे तो हमको क्या हुआ था, हानि हुआ था, मतलब हमारा जो शेष था वो समकलन गया। तो अब वो कहाँ लिखाएगा, साझेदारों के पूंजी खाता में विकलन लिखाएगा, ठीक है। और वो भी क्या लिखाएगा, वसूली खाता से लिखाएगा, ठीक है। वसूली खाता से। और दिव्यांश का कितना शेष था, कितना पूंजी था, 11,250, और दिव्यांशी का था 3,750, ठीक है। तो 3,750 साझेदारों के पूंजी खाते के अंतर्गत केवल इतना ही मदे आएंगे, ठीक है। अब हमको दोनों पक्षों को क्या करना है, तुलना करके बराबर करना है, ठीक है। जैसे कि इधर 10,000 रुपये दिया है और इधर कितना दिया, 11,250, तो इधर हम शेष लाएंगे। और साझेदारों के पूंजी खाता, मतलब जो वसूली खाता वाला साझेदारों को पूंजी खाता होता है उसमें ना शेष ले गए नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, रोकड़ खाता को लिखते हैं समकलन पक्ष में। तो हम 11,250 में 10,000 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1,250 रुपये। तो इसको लिखा गया 1,250 रुपये, ठीक है। फिर हमारा जो समकलन पक्ष में 15,000 रुपये है, तो 15,000 का इधर शेष आएगा तो रोकड़ खाता से। और 15,000 में जब 3,750 को घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 11,250, ठीक है। तो हमारा जो तो अब दोनों पक्ष का अमाउंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 11,250, 11,250, ठीक है। और ये 15,000 और ये भी क्या हो जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो साझेदारों को पूंजी खाता है वो यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो समझ में आए, टॉपिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।